Hello students, today we will start chapter 2, that is nutrition in the animals. In the previous chapter we have learned about the nutrition in the plants and their mode of nutrition. That was the autotrophic and the heterotrophic nutrition. पिछले चैप्टर में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में पढ़ा था, जिसमें हमने उसमें पढ़ा था न्यूट्रिशन किस तरह का होता है. एक तो होता है ऑटोट्रॉपिक, दूसरा हेटरोट्रॉपिक. Since all the organisms require food for their various life processes such as growth, repair, reproduction and other function of body, यानी कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको अपनी लाइफ प्रोसेस यानी कि अपनी बहुत सारे काम करने के लिए, जैसे ग्रोथ, उनकी रिपेयरिंग मतलब सेल्स की रिपेयरिंग में, रिप्रोडक्शन में और दूसरे फंक्शन करने के लिए फूड की जरूरत पड़ती है. Plants prepare their own food by the process of photosynthesis. Plants अपना खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू खुद बनाते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं. जबकि जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे लेते हैं, प्लांट से लेते हैं. ठीक है, कैसे लेते हैं, उनके खाने से. ठीक है, उनको खा जाते हैं प्लांट को. आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स, क्योंकि वो प्लांट्स को खाते हैं इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉप्स. हेट्रोट्रॉप जो होते हैं वो अपने खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं. ठीक है. यू नो दैट फूड कंटेन डिफरेंट कंपोनेंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड रफेज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड रफेज. ये सब जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, मतलब जटिल होते हैं. इनको क्या करना पड़ता है, हमें यूज में लेने के लिए, यानी कि हमारी बॉडी को इनको यूटिलाइज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको सिंपल फॉर्म में, सिंपल सॉल्युबल फॉर्म, सॉल्युबल मतलब घुलने वाली, तो सिंपल सॉल्युबल लिक्विड फॉर्म में इनको एब्जॉर्व करना पड़ेगा ताकि हमारी बॉडी क्या कर सके, इन सबको यूटिलाइज कर सके, न्यूट्रिशंस को. Now different mode of feeding habits. Different mode of feeding habits, इसमें हम पढ़ेंगे कि अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं उनकी फीडिंग हैबिट यानी कि खाना खाने का अलग अलग तरीका होता है. फर्स्ट इज हम पढ़ेंगे अमीबा. अमीबा एक छोटा सा एनिमल होता है जो कि किस में रहता है, वाटर में रहता है. इसके स्पेशल फीट यानी कि स्पेशल पैर होते हैं जिनको हम बोलते हैं सुडोपोडिया. वो किस में हेल्प करते हैं, इसको फूड को पकड़ने में हेल्प करते हैं. अमीबा हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देता है. फूड नहीं पकड़ता है नॉर्मल सिचुएशन में, ये इस तरीके का होता है. ठीक है, जैसे ही फूड इसके पास आता है, ठीक है, फूड को हम बोलते हैं प्रे. प्रे मतलब शिकार. तो जैसे ही शिकार इनके पास आता है तो इनकी बॉडी की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है. ये जो आपको यहाँ से ग्रोथ दिख रही है, आउट ग्रोथ, इसको हम बोलते हैं सुडोपोडिया. यानी कि अपने फूड के चारों तरफ इन सुडोपोडियाज को बढ़ाता है, फिर अपनी बॉडी के अंदर फूड को ले लेता है. Second example is lizard, frog and chameleon have long sticky tongue to catch its prey. Lizard, frog and chameleon, इनके क्या होती है, एक बड़ी स्टिकी टंग होती है जिससे वो क्या करते हैं, अपने शिकार को पकड़ते हैं. जैसे इसमें हमें दिखाई दे रहा है, ये फ्रॉग है, फ्रॉग की एक टंग निकल रही है बड़ी सी. ये क्या कर रहा है, यहाँ इंसेक्ट है, ये क्या कर रहा है, अपने इनके लॉन्ग टंग से, स्टिकी टंग से इंसेक्ट को पकड़ लेता है. नेक्स्ट थर्ड है इसमें बर्ड्स ऑफ प्रे. बर्ड्स ऑफ प्रे मतलब जो बर्ड शिकार करती हैं, जैसे कि ईगल. ईगल के क्या होता है, हैव शार्प क्लास एंड कर्व्ड बीक. इनके जो पंजे होते हैं, क्लास मतलब पंजे, जो पंजे होते हैं वो कैसे होते हैं, शार्प होते हैं, और इनकी जो बीक होती है वो मुड़ी हुई होती है. ठीक है, आगे से मुड़ी हुई होती है. तो इससे क्या होता है, टू ग्रिप द प्रे. इससे क्या कर सकते हैं, वो अपने पंजों से अपने शिकार को ऐसे आसानी से पकड़ सकते हैं. एंड टू श्रेड देम इनटू पीसेस, और अपने पंजे और बीक की हेल्प से ही क्या कर सकते हैं, अपना जो प्रे है यानी कि शिकार है उसके छोटे छोटे पीसेस कर सकते हैं, यानी श्रेड कर सकते हैं उनको. नेक्स्ट है बटरफ्लाईज, मॉस्किटो फीड ऑन लिक्विड फूड लाइक नेक्टर एंड ब्लड. बटरफ्लाईज क्या करती हैं, फ्लावर का नेक्टर यानी कि जूस चूसती हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है. ऐसे ही जो मॉस्किटो यानी कि मच्छर जो होता है वो लिक्विड फूड लेता है. लिक्विड फूड ये क्या होता है, हमारा ब्लड, उसको लेता है. हाउस फ्लाई यानी कि मक्खी ऑल्सो फर्स्ट लिक्विडिफाइड देयर, यानी कि वो जो अपना
खाना होती है पहले उसको क्या करती है, सलाइवा यानी कि लार के थ्रू पहले उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज करती है, फिर उसके बाद में वो उसको सक करती है। जिस ऑर्गन से यानी कि जिस पार्ट से ये उसको फूड को सक करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोबोसिस। ठीक है, आप इसको लर्न करना है, इसको क्या बोलते हैं हम, सकिंग पार्ट को क्या बोलते हैं, प्रोबोसिस। नेक्स्ट है हाइड्रा। हाइड्रा यूज इट स्पेशलाइज्ड स्टिंग सेल्स निडोसाइट विच सीक्रेट पॉइजन टू पैरालाइज इट्स प्रे। यानी कि हाइड्रा क्या करते हैं, उनके एक स्टिंग यानी जैसे इंजेक्शन चुभाने वाली जो सेल्स होती हैं वैसी सेल होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, निडोसाइट। इससे क्या करता है, वो अपने शिकार के अंदर पॉइजन छोड़ देता है जिससे वो पैरालाइज हो जाता है। ठीक है, उसकी बॉडी वर्क नहीं करती है। तो देर आफ्टर, इसके बाद टेंटिकल्स पुट दीज पैरालाइज प्रे इनटू इट्स बॉडी कैविटी। और टेंटिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, उसकी पैरालाइज प्रे यानी कि इस बेहोश हुए शिकार को क्या करते हैं, उसकी बॉडी कैविटी के अंदर डाल देते हैं। यहाँ मैंने आपको हाइड्रा को ड्रॉ करके बताया है। हाइड्रा इस तरीके का होता है, बहुत छोटा होता है, ये हमें जल्दी से दिखाई नहीं देता, ये भी वाटर में रहता है। इसमें देखो यहाँ पे लास्ट में जो पॉइंटेड आपको ये दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं निडोसाइट, जो बिल्कुल सुई की तरह, निडल की तरह चुभती है, बिल्कुल बारीक होती हैं। इससे ये क्या करता है, अपने शिकार के अंदर चुभा देता है और उसके अंदर पॉइजन डाल देता है जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। और इस तरीके के होते हैं, ये टेंटिकल्स कहलाते हैं। इनसे क्या करता है, ये अपने शिकार को अपने मुंह में डालता है, बॉडी कैविटी मतलब अपनी इस बॉडी के अंदर डालता है। नेक्स्ट है स्नेल हैज माउथ ऑन अंडर साइड ऑफ द हेड। जो स्नेल होता है उसके हेड के नीचे की तरफ क्या होता है, माउथ होता है। दिस कंटेन मैनी टाइनी टीथ अरेंज्ड इन रॉज ऑन द रिबन लाइक टंग कॉल्ड रेडुला। उसके हेड की तरफ बहुत सारे टीथ होते हैं छोटे छोटे, जो कि एक रॉ यानी कि लाइन के रूप में ऐसे जमे हुए होते हैं। ठीक है, किसके ऊपर जमे हुए होते हैं, इसके रिबन लाइक मतलब लंबी और पतली सी रिबन लाइक टंग होती है जिसको हम बोलते हैं रेडुला। उसके ऊपर ये क्या करते हैं, अरेंज होते हैं टीथ इस तरह गोल गोल से। स्नेल जनरली फीड ऑन डिकेइंग प्लांट्स। स्नेल जनरली क्या खाता है, सड़ते हुए प्लांट्स को खाता है। नेक्स्ट आपका है एग्जाम्पल स्टारफिश। Starfish uses its arm to grip mussels. Mussels क्या होता है, a sea animal covered with black shell. Mussel एक क्या होता है, एनिमल है, सी एनिमल जिसकी बॉडी होती है जो ब्लैक कलर के शेल से ढकी हुई होती है। It gradually pulls its mouth and digests the mussel's soft body. ये क्या करती है, जो स्टारफिश होती है वो अपने माउथ की तरफ, ठीक है, अपने माउथ की तरफ क्या करती है, उसको खींच लेती है अपने शिकार को और उसको जो उसकी सॉफ्ट बॉडी होती है उसको खा लेती है और उसको शेल को रिमूव कर देती है। ये आपके स्टारफिश का एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ दे रखा है, बना के बता रखा है। इनको हम बोलते हैं आर्म्स। यहाँ पे बीच में इसका माउथ होता है। ये क्या करती है, अपने आर्म्स को फैलाती है, सिकुड़ती है और फिर क्या करती है, जैसे इसका जो शिकार यहाँ आता है तो ये क्या करती है, अपने माउथ को अंदर की तरफ खींचती है इस तरीके से, जिससे क्या करता है, शिकार इसके पानी के साथ में इसके मुंह के अंदर आ जाता है। लीफ कटिंग आंट्स। ये लीफ कटिंग आंट्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, लीफ को बाइट करती हैं, काटती हैं छोटे छोटे पीसेज में एंड कैरी देम टू ह्यूज अंडरग्राउंड नेस्ट। और वो क्या करती हैं, उनके अंडरग्राउंड सॉइल के अंदर जो नेस्ट बने हुए होते हैं उनके अंदर ले जाती है, जहां पर ये क्या करती हैं, लीव्स को च्यू करती हैं, चबाती हैं और उसमें अपनी सलाइवा मिक्स कर देती हैं। उससे क्या बनता है, मेक अ काइंड ऑफ कंपोस्ट, एक तरह की खाद बन जाती है जिस पर क्या उगती है, फंजाई ग्रो करती है। उसको, उस फंजाई को ये एज अ फूड काम में लेती है, ठीक है, फूड की तरह खाती हैं। प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। एनिमल्स में न्यूट्रिशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है वो हम पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, कि किस तरह से कोई एनिमल किस तरह फूड को ऑब्टेन करता है, उसको डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्प्शन एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी कि किस तरह से फूड लेते हैं, उसको डाइजेशन करते हैं, एब्जॉर्ब करना, और बॉडी किस तरह से इस फूड को यूटिलाइज करती है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। अब अलग अलग स्टेप्स हैं इनमें। फर्स्ट स्टेप है इंजेशन। इंजेशन मतलब इन मतलब अंदर,
तो द टेकिंग इन ऑफ द फूड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, यानी कि जब हम फूड को हमारी बॉडी के अंदर लेते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंजेशन। इन ह्यूमन इंजेशन टेक प्लेस थ्रू द माउथ, यानी कि सबसे पहले खाना हम किस में खाते हैं, माउथ में। तो ह्यूमन बीइंग में इंजेक्शन वाला जो किसमें होगा प्रोसेस, माउथ में। नेक्स्ट इज डाइजेशन, द ब्रेक डाउन ऑफ द वेरियस कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द इंजेस्टेड फूड इनटू सिंपलर एंड सॉल्युबल सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन, यानी कि हम जब फूड को खा लेते हैं और वो कहाँ चला जाता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो हमें फूड को यूटिलाइज करने के लिए पहले उसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। तो यानी कि कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट को पहले सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करना और फिर उसको सॉल्युबल फॉर्म में चेंज करना, जिससे कि हमारी बॉडी उसको क्या कर सके, यूटिलाइज कर सके। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में देखो, एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग द डाइजेस्टेड फूड। अब जो फूड डाइजेस्ट हो गया है उस फूड को एब्जॉर्ब करने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन, जिससे वो क्या कर सके, द बॉडी टू रीच इन द ब्लड, ताकि वो क्या कर सके, एब्जॉर्ब होने के बाद हमारे ब्लड में पहुंच सके। नेक्स्ट है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, इट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ द एब्जॉर्ब फूड मटेरियल फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और रिपेयर बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी सिर्फ न्यूट्रिएंट का हमारी बॉडी के अंदर जाना ही जरूरी नहीं है, हम उन न्यूट्रिएंट्स को किस तरह यूटिलाइज करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। तो एब्जॉर्ब फूड को हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। ये फूड में हम किस तरह एसिमिलेट करते हैं, ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन या फिर हमारी बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करने में। ठीक है। नेक्स्ट है इजेक्शन। ई मतलब आउट, मतलब बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने को हम क्या बोलते हैं, इजेक्शन। ठीक है, इजेक्शन बोलते हैं। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड सॉलिड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेक्शन। जो मैंने बताया था आपको कि जो अब लास्ट में अनडाइजेस्टेड फूड बच जाएगा उसको अपनी बॉडी से बाहर निकालना सॉलिड फॉर्म में, इसी को हम क्या बोलेंगे, इजेक्शन। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल लर्न अबाउट द न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन प्रोसेस किस तरीके से होता है। अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मतलब वन, ठीक है। अमीबा सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ जीव होता है। ऑल द 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा अकर विद इन अ सेल, क्योंकि एक ही सेल से बना होता है। तो हमने जो ऊपर 5 स्टेप्स पढ़ी थी डाइजेशन की, वो सारी स्टेप्स अमीबा के इस एक सेल में ही होती है। एट द टाइम ऑफ इंजेशन, false feet called pseudopodia surround the food to form a structure called food vacuole, यानी कि इंजेक्शन मतलब फूड को अंदर लेना। तो फूड को अंदर लेने के लिए अमीबा में क्या होता है कि सूडोपोडियाज बनते हैं। किस तरीके से बनते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। जैसे अभी इस टाइप से ये सिर्फ अमीबा है, ठीक है। जैसे इसके पास में इसका प्रे आता है, यानी कि शिकार आता है, तो ये क्या करता है, अपनी बॉडी के क्या करता है, थोड़ा बढ़ाना शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे हमारे हाथ होते तो हम हाथ से कोई चीज पकड़ते हैं, तो इसके ऐसे हाथ तो होते नहीं है, तो ये क्या करता है, अपनी बॉडी की सेल को आगे बढ़ाता है उस शिकार की तरफ। तो जिसको ये बढ़ा रहा है उनको हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडियाज बोलते हैं। ठीक है, सूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट, यानी कि नकली पैर, यू कैन सी। देन फिर ये क्या करता है, धीरे धीरे उस पूरे फूड को ही क्या करता है, अपने अंदर ले लेता है। फिर ये पूरी लाइन आपस में मिल जाती है। उसके बाद में ये पूरी लाइन आपस में मिल जाती है, तो इसको फिर हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। इस फूड वैक्यूल में क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस रिलीज होते हैं, जो क्या करते हैं, इस प्रे को, यानी कि ये क्या है, उनका एक कॉम्प्लेक्स फूड है, इस फूड को वो क्या करती हैं, धीरे धीरे सिंपल फॉर्म में चेंज कर देती हैं और सॉल्युबल फॉर्म मतलब लिक्विड फॉर्म में, यानी कि ऐसी फॉर्म में जिससे क्या हो जाते हैं, वो जो फूड उसमें है वो घुल जाता है, इस फॉर्म में चेंज कर देती हैं, ताकि फिर वो उसको आसानी से क्या करे, डाइजेस्ट कर सके और इस फूड का जो न्यूट्रिशन उसको यूटिलाइज कर सके। ठीक है, तो अब देखो, इन द फूड वैक्यूल डाइजेस्टिव जूसेस आर रिलीज्ड
ठीक है। फूड वैक्यूल्स में से डाइजेस्टिव जो जूस होते हैं वो रिलीज होते हैं, विच कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फूड इनटू सिंपलर सॉल्युबल सब्सटेंस। जो क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर देते हैं, सॉल्युबल फॉर्म में। डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब एंड एसिमुलेटेड टू गेट एनर्जी एंड मेंटेन द लाइफ प्रोसेस। अब जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, क्योंकि क्या हो गया, वो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में चेंज हो गया है, तो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड एसिमुलेटेड यानी कि उससे जो न्यूट्रिशन है उनको अब यूटिलाइज किया जाता है, जिससे क्या मिल सके, उसको एनर्जी मिल सके और उसका लाइफ प्रोसेस आगे बढ़ सके। अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द सेल, और जो बाकी लास्ट में अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है उसको सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। इन अमीबा द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस within the cell. This type of digestion is called intracellular digestion. अमीबा में डाइजेशन का पूरा प्रोसेस एक ही सेल में होता है, इसलिए इस तरह के डाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यानी कि सेल के अंदर होने वाला डाइजेशन। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल लर्न अबाउट द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अब इससे पहले हमने अमीबा में पढ़ा था न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है, अब हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन बीइंग में किस तरीके से न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है। इन ह्यूमन बीइंग हैंड्स हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू माउथ। ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, हैंड्स होते हैं, जिससे क्या करते हैं, वो फूड को अंदर लेने का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंजेशन। इंजेशन का मतलब ये होता है कि टेकिंग इन द फूड, यानी कि फूड को अंदर लेना। Further, the digestion of ingested food is carried by the digestive system. जिस फूड को हमने क्या किया, इंजेस्ट किया, मतलब अंदर ले लिया है, उसके आगे का जो प्रोसेस होता है वो किस में होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज एंड एनस। यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या होते हैं, माउथ है, ईसोफेगस है, उसके बाद में स्टमक आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, लार्ज इंटेस्टाइन आती है, उसी में हमारे अंदर लीवर भी होता है, गॉल ब्लैडर भी रहता है, पैनक्रियाज भी होती है, लास्ट में एनस होता है। द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम ईसोफेगस टू द एनस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। ये आपको याद रखना है, एलिमेंट्री कैनाल किसको बोलते हैं हम, ईसोफेगस से एनस तक के पार्ट को कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल। डिफरेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आर माउथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, जो हमने अभी ऊपर पढ़ भी लिए हैं। इसके अलावा इसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है, वो है टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज माउथ। The process of digestion start inside the mouth. डाइजेशन का सबसे पहला प्रोसेस माउथ से स्टार्ट होता है, क्योंकि माउथ में हम क्या करते हैं, फूड को इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, इंजेक्शन वाला पार्ट जो होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है। ठीक है, इट कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। हमारा जो माउथ होता है उसमें बहुत अलग अलग तरीके के टीथ होते हैं। टीथ हेल्प इन चूइंग ऑफ फूड एंड ब्रेक इट इनटू स्मॉल पीसेस। टीथ का काम क्या होता है, फूड को चबाना और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम होता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नॉन एज मैस्टिकेशन, यानी कि फूड को हम जो धीरे धीरे चबा चबा करके खाते हैं उसमें सलाइवा मिला मिला करके, इसको हम बोलते हैं मैस्टिकेशन। इन ह्यूमन टीथ ग्रो ट्वाइस इन देयर लाइफ स्पान, यानी कि ह्यूमन बीइंग में उसकी पूरी जिंदगी में, ठीक है, जब तक वो जीवित रहता है तो टीथ कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड टेम्परेरी टीथ। पहली बार जो टीथ का सेट आता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेरी टीथ। वेयरएज सेकंड सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड परमानेंट टीथ। और टेम्परेरी टीथ के टूटने के बाद में उसके बाद जो सेकंड सेट ऑफ टीथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ बोलते हैं। अब फर्स्ट इज टेम्परेरी टीथ। टेम्परेरी टीथ किससे बना हुआ होता है, दिस सेट कंसिस्ट ऑफ 20 टीथ। टेम्परेरी टीथ होते हैं वो कितने होते हैं, 20। दे हेल्प इन अ चाइल्ड फ्रॉम they developed in a child from 5 to 6 months till 2 years. ये जो टेम्परेरी टीथ हैं
वो 5-6 महीने के बच्चे से लेकर के 2 years तक के बच्चे में आते हैं। चिल्ड्रन स्टार्ट लॉसिंग देयर टेम्परेरी टीथ बाय द एज ऑफ 6 to 8। और जब वो 6 या 8 साल का 6 से 8 साल का होता है तब ये टीथ क्या होते हैं, धीरे धीरे टूट जाते हैं। ठीक है, फिर इनकी जगह क्या आने लगते हैं, परमानेंट टीथ आने लगते हैं। यहाँ पर आपको टीथ के बारे में दिखा रखा है, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है, ये हमारा नीचे वाला जबड़ा है, लोअर जा है, ये हमारा ऊपर वाला जा है, यानी कि ऊपर वाला जबड़ा है। ठीक है, इसमें देखो जो सबसे आगे जो टीथ होते हैं, ठीक है, जिसे हम काटते हैं, ठीक है, उन टीथ को हम क्या बोलते हैं, इंसीजर्स। ठीक है, उनके जस्ट पीछे थोड़े नुकीले से निकले होते हैं 4 दांत के बाद में, इनको हम बोलते हैं कैनाइन्स। और इन कैनाइन्स के जस्ट पास में 2 थोड़ी चौड़े चौड़े टीथ होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रीमोलर्स, और उसके बाद में और भी चौड़े होते हैं उनको हम बोलते हैं मोलर्स। Now permanent teeth, when milk teeth falls off one by one, the new teeth appear and remain for the whole life are called permanent teeth। यानी कि जब मिल्क टीथ होते हैं वो गिर जाते हैं उनकी जगह पे, ठीक है, 1 by 1 वो गिरते जाते हैं और उनकी जगह पे क्या आ जाते हैं, नए टीथ आ जाते हैं जो हमारी पूरी लाइफ तक रहते हैं। तो इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ। दे आर 32 इन नंबर। ठीक है, कितने होते हैं परमानेंट टीथ, 32। 16 इन ईच जा, 16 ऊपर वाले जा में होते हैं, इसी तरह 16 होते हैं, 16 वो नीचे वाले जा में होते हैं। 4 टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट इन आवर माउथ। हमारे माउथ में 4 टाइप के टीथ होते हैं। फर्स्ट इज इंसीजर्स, जो मैंने आपको बताए थे ये होते हैं इंसीजर्स। ठीक है, इनका भी हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो इंसीजर्स, दीज टीथ आर प्रेजेंट इन फ्रंट एंड हेल्प टू बाइट द फूड। ये कहाँ होते हैं, इंसीजर्स हमारे बिल्कुल सामने वाले टीथ होते हैं और ये किस में हेल्प करते हैं, बाइट करने में, फूड को काटने में हेल्प करते हैं। तो इनको हम कटिंग टीथ भी बोलते हैं। ईच इंसीजर आर प्रेजेंट इन माउथ, 4 इन ईच जा, यानी कि हमारे 2 जा होते हैं, तो अपर जा में 4 होते हैं एंड लोअर जा में भी 4 होते हैं, यानी टोटल कितने हो गए, 8 टीथ होते हैं। Next is canines. 1 canine tooth is present on either side of incisor in each jaw. इंसीजर के जस्ट पास में ही अगर हम देखें तो कुछ नुकीले से टीथ होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, इंसीजर्स बोलते हैं। ये भी हमारे दोनों जॉ में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इंसीजर्स के दोनों साइड 1-1 होते हैं, ऐसे 2 ऊपर और 2 नीचे, यानी कि ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, Thus 4 canines are present in mouth, 2 in each jaw. These teeth help in tearing the food. ये जो टीथ होते हैं फूड को चीरने फाड़ने के काम आते हैं। ये कैनाइन ज्यादातर कार्निवोर्स में डेवलप्ड होते हैं क्योंकि उनमें क्या होता है, मीट को चीरने फाड़ने का काम ज्यादा होता है। नेक्स्ट इज प्रीमोलर्स, नेक्स्ट 2 टीथ ऑन ईच जा, यानी कि कैनाइन्स के बाद जब 2 टीथ होते हैं थोड़े चौड़े चौड़े होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रीमोलर्स, जो दोनों ही साइड में होते हैं। दे आर 8 इन नंबर्स, 2 इस साइड में 2 दूसरी साइड में, यानी कि 4 होते हैं दोनों जा में। जैसे आप ये देख सकते हो, इसमें मैंने आपको पहले बताया था 2 इधर 2 इधर, तो एक जा में ये 4 होते हैं, तो दूसरे जा में भी 4 होते हैं, तो ये टोटल कितने हो गए, 8। ठीक है, तो प्रीमोलर्स कितने होते हैं, 8। दे हेल्प इन ग्राइंडिंग द फूड, ये फूड को ग्राइंड करने का काम करते हैं, पीसने का काम करते हैं। मोलर्स, दीज आर सिचुएटेड एट द इनर मोस्ट एरिया ऑफ बोथ ऑफ द जा, जा के सबसे अंदर वाले एरिया में कौन से प्रेजेंट होता है, मोलर्स, जो प्री मोलर्स से भी ज्यादा चौड़े होते हैं, जो आप इसमें देख सकते हैं। देखो इस तरह के ही होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 3 ऊपर और 3 इस साइड में, यानी कि ऊपर वाले जा में 6 और नीचे वाले जा में भी 6, यानी कि टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो दे आर 12 इन नंबर, 6 इन ईच जा एंड हेल्प टू च्यू, यानी कि फूड को चबाने का काम करते हैं और फूड को ग्राइंड करने का काम करते हैं, पीसने का काम करते हैं। यहाँ नेक्स्ट इज केयर ऑफ टीथ। टीथ का ध्यान किस तरीके से रखना चाहिए, If you will not care the teeth by brushing and cleaning them after each meal,
अगर हम खाना खाने के बाद, ठीक है, अगर हमारे टीथ का ध्यान नहीं रखेंगे, उनको ब्रश नहीं करेंगे या माउथ को क्लीन नहीं करेंगे, ग्रेजुअली टीथ बिकम येलोइश। तो धीरे धीरे अगर हम ब्रश नहीं करेंगे, आपको पता है हमारे टीथ क्या हो जाएंगे, येलोइश हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ सम स्टिकी फिल्म कंटेनिंग फूड पार्टिकल मिक्स विद सलाइवा। क्योंकि हमारे दांतों के ऊपर क्या हो जाएगी, एक लेयर इकट्ठी हो जाएगी जो कि क्या होगी, स्टिकी, यानी कि चिपचिपी लेयर होगी जो किसकी बनी हुई होगी, हमने जो खाना खाया था उसके छोटे छोटे पार्टिकल से, जो कि हमारी लार के साथ मिक्स हो जाते हैं। तो ये पार्टिकल हमारी लार के साथ मिक्स होकर के हमारे टीथ के ऊपर चिपक जाते हैं, स्टिकी लेयर बना लेते हैं। इसलिए हमारे टीथ के ऊपर कैसी हो जाती है, येलोइश लेयर हो जाती है। इस येलो लेयर को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्लाक। इसको हम प्लाक कहते हैं। द सर्जरी, द शुगरी फूड मटेरियल प्रेजेंट इन प्लाक इज कन्वर्टेड इनटू एसिड। ठीक है, हमारे प्लाक में जो शुगरी फूड होता है वो किस में बदल जाता है, एसिड में। किसके थ्रू बदल जाता है, हमारे माउथ में कुछ बैक्टीरियाज रहते हैं जो क्या करते हैं, शुगरी फूड को किस में चेंज कर देते हैं, एसिड में चेंज कर देते हैं। वैसे तो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, लेकिन शुगर सब्सटेंस अगर हमारे टीथ में रह जाता है तो उसको वो एसिड में चेंज कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी हमें मीठा खाकर नहीं सोना चाहिए, मीठा खाकर हमें कुल्ला करना चाहिए। द एसिड इज सो फॉर्म डैमेज द इनिमल। इस तरह जो एसिड बन जाता है वो हमारे टीथ की सबसे ऊपर वाली लेयर, जिसको हम इनिमल बोलते हैं, उसको डैमेज कर देते हैं, कॉजिंग टूथ डिके एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैविटी विच कॉज सीवियर पेन। इस तरह क्या हो जाता है, हमारा टूथ धीरे धीरे डिके हो जाता है, खत्म होता जाता है, उसमें कैविटी बन जाती है। तो उससे क्या होगा, हमारी कैविटी बन जाएगी तो बहुत सीवियर पेन, बहुत तेज दर्द होगा। Therefore, one should clean the teeth with brush twice a day. इसलिए क्या करना चाहिए, सभी को दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, ये हमारा टीथ का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें ये देखिए अंदर की साइड जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं पल्प, उसके ऊपर होती है डेंटाइन और सबसे ऊपर होती है उसको हम बोलते हैं इनिमल। अगर ये हमारी लेयर है, ये हट जाती है तो हमारा टीथ धीरे धीरे क्या हो जाता है, डैमेज होने लगता है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारा टूथ है, इसके ऊपर प्लाक जमने लगा है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो शुगरी सब्सटेंस प्रेजेंट होगा इसको बैक्टीरियाज धीरे धीरे एसिड के थ्रू एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, जिसके थ्रू क्या होगा, इसमें हमारे टीथ में कैविटी बनने लगती है, ठीक है। धीरे धीरे ये कैविटी आप देख रहे हो इतनी बड़ी हो जाती है और लास्ट में देखो ये कैविटी पूरे हमारे टीथ में नीचे तक पहुंच जाती है, जिससे क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा पेन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इज टंग। इट इज अ फ्लैट मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द बैक फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। एक फ्लैट ऑर्गन होता है, मस्कुलर मतलब मसल्स का बना होता है, इसमें कोई बोन नहीं होती है, जो किससे अटैच होता है, हमारी बकल कैविटी में पीछे की साइड। बकल कैविटी हम किसको बोलते हैं, हमारे माउथ को। It is an important organ because it perform the following function. टंग हमारा क्या है, एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है क्योंकि इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे इट हेल्प टू मिक्स सलाइवा विद फूड। आपने देखा होगा जब हम खाना खाते हैं तो खाने को जब हम चबाते हैं तो साथ में हमारी टंग भी घूमती रहती है, तो ये क्या करती है, हमारी सलाइवा यानी कि लार को फूड के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है। इट हेल्प टू फाइंड आउट द टेस्ट ऑफ फूड। इसके अलावा ये हमें किसके बारे में बताती है, फूड के टेस्ट के बारे में, कि फूड का टेस्ट कैसा है। इट हेल्प इन स्वेलोइंग द फूड। इसके अलावा ये फूड को स्वेलो मतलब निगलने में भी हेल्प करती है। नाउ द टंग कंटेन टेस्ट बर्ड दैट हेल्प टू डिटरमाइन बिटर, सॉर, स्वीट एंड सॉल्टी टेस्ट। यानी कि टंग हमें टेस्ट के बारे में बताती है। वो किसके थ्रू बताती है, क्योंकि हमारी टंग पर क्या होती है, आपने भी ध्यान से देखा होगा, व्हाइट व्हाइट होते हैं। अगर हम तो हमारी टीथ को थोड़ा खुरचते हैं ऊपर से तो हल्का हल्का, तो ये हमें छोटे छोटे दानों जैसी दिखाई देती है, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट बर्ड्स। ये हमें अलग अलग टेस्ट के बारे में बताती है, जैसे बिटर, सॉर, स्वीट एंड सॉल्टी टेस्ट के बारे में। ये हमारी टंग का डायग्राम है। इसमें आपने देखा होगा सबसे आगे वाला पार्ट ये हमें स्वीट टेस्ट के बारे में बताता है। इधर साइड वाला पार्ट है, उसके बाद वाला स्वीट के बाद सॉल्ट
और उसके ऊपर वाला जो ये पार्ट है हमें सोर, ठीक है, और सबसे ऊपर वाला मेरे बिटर टेस्ट के बारे में बताता है। नेक्स्ट इज सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या होती हैं? जिनसे हमारे क्या निकलता है? सलाइवा, मतलब ऐसा ऑर्गन जो हमें क्या निकालता है? हमारी सलाइवा या लार निकालने में हेल्प करता है, उसको हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। Salivary glands secrete a digestive juice called saliva. Saliva contain an enzyme called amylase that break down starch into sugar. Salivary gland क्या करती हैं? डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करती हैं, मतलब निकालती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सलाइवा बोलते हैं, ठीक है। इस सलाइवा में एक एंजाइम होता है जो क्या करता है, उसका नाम क्या है? एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च। स्टार्च क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड, उसको शुगर में चेंज करने का काम करता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को किसमें? सिंपल फॉर्म में चेंज कर देता है। नेक्स्ट इज ईसोफेगस। इट इज अ होलो ट्यूब दैट कनेक्ट माउथ टू द स्टमक। ये क्या करती है? होलो ट्यूब होती है। होलो मतलब खाली, जैसे पाइप होता है उस तरह की ट्यूब होती है जो क्या करती है? माउथ को आगे स्टमक से जोड़ती है। हियर फूड इज पुश्ड डाउनवर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल। इसकी जो वॉल्स होती है, जैसे पाइप होता है तो पाइप जो गोल होता है तो उसकी बाहर की जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं वॉल, ठीक है। तो इसमें जो ईसोफेगस की जो वॉल्स होती है वो क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, सिकुड़ती हैं, ठीक है, जिससे हमारा फूड क्या करता है? आगे की तरफ जाता है। Then this wall relax and next part of the esophagus contract. एक पार्ट इसका अगर आगे का क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो पीछे वाला हिस्सा क्या करता है? रिलैक्स होता है। तो इसमें इस तरीके से रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन चलते रहते हैं, जिससे फूड आगे की तरफ पहुंचता है। दिस क्रिएट अ वेव लाइक मूवमेंट कॉल्ड पेरिस्टालिस। यानी कि इसमें जो मूवमेंट हो रहे हैं कैसे होंगे? वेव लाइक, है ना। अंदर ये क्या करे? एक बार कॉन्ट्रैक्ट, देन रिलैक्स, देन कॉन्ट्रैक्ट, देन रिलैक्स। तो इससे क्या हो रहा है? वेव लाइक स्ट्रक्चर या वेव लाइक मूवमेंट हो रहे हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टालिस बोलते हैं। नेक्स्ट इज स्टमक। स्टमक क्या है? इट इज अ जे शेप्ड स्ट्रक्चर। हमारा स्टमक किस शेप का दिखाई देता है? जे शेप का। द स्टमक रिसीव फूड फ्रॉम द ईसोफेगस एट द वन एंड, यानी कि स्टमक के एक फर्स्ट जो एंड होता है उसको फूड किससे मिलता है? ईसोफेगस के थ्रू आता है उसके अंदर, ठीक है। एंड ओपन इनटू अ स्मॉल इंटेस्टाइन। और ईसोफेगस से स्टमक के आने के बाद नेक्स्ट एंड से ये कहाँ चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। द गैस्ट्रिक ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द इनर वॉल ऑफ स्टमक। स्टमक की जो अंदर वाली वॉल होती है, ठीक है, अंदर की तरफ, उसमें क्या होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ये क्या करेंगी? विच सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस, जो कि गैस्ट्रिक जूस निकालेंगी। दीज जूसेस कंटेन एंजाइम्स। इनमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स का मेन काम क्या है? ये कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो जूसेस हैं उसमें भी एंजाइम प्रेजेंट है, तो ये क्या करेंगे? दैट हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड। ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। Stomach also secrete mucus and hydrochloric acid. स्टमक में से क्या निकलता है? क्या सीक्रेट करता है? वो क्या निकालता है? म्यूकस। म्यूकस जैसे लार जैसा होता है, चिपचिपा, उसको हम बोलते हैं म्यूकस। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक एसिड का नाम है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड। जब हम फूड खाते हैं तो फूड के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो ये हाइड्रोक्लोरिक क्या करता है? एसिड उन बैक्टीरियाज को मारने का काम करता है। म्यूकस प्रोटेक्ट द लिनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत स्ट्रांग होता है। ये क्या कर सकता है? जो स्टमक की इनर वॉल्स होती हैं उसको डैमेज कर सकता है। तो ये जो म्यूकस लेयर है, चिपचिपी लेयर है, ये चिकनी लेयर, ये क्या करती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टमक को बचाती है। Dear students, today we will do an activity to show the effect of saliva on starch. For this, requirements are 2 test tubes, boiled rice, dropper, iodine solution. Procedure is
टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम A एंड B। हमें 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, उन दोनों पर हम A एंड B लिख देंगे। इन टेस्ट ट्यूब A पुट 1 टेबल स्पून बॉइल्ड राइस। A वाली टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, 1 टेबल स्पून बॉइल्ड राइस डाल देंगे। इन द टेस्ट ट्यूब B पुट 1 टेबल स्पून बॉइल्ड राइस दैट हैव बीन च्यूड फॉर 3 to 5 minutes। जिनको टेस्ट ट्यूब बी में भी हम क्या करेंगे, 1 टेबल स्पून बॉइल्ड राइस डालेंगे, लेकिन उनको क्या किया होगा, 3 to 5 मिनट हमने चबाया होगा। ठीक है। देन एड 3 ml ऑफ वाटर इन ईच टेस्ट ट्यूब। अब हम क्या करेंगे, दोनों टेस्ट ट्यूब में 3 ml वाटर डालेंगे, जिससे वो थोड़ा सॉल्यूशन बन जाए, लिक्विड सा। नाउ पोर 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब। अब दोनों टेस्ट ट्यूब में हम क्या डालेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन। ऑब्जर्वेशन में हमने क्या देखा, द सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए टर्न ब्लू ब्लैक। जो ए वाली टेस्ट ट्यूब थी उसमें जो सॉल्यूशन था वो कैसा चेंज हो गया, ब्लू ब्लैक। वेयर इज द सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब बी डज नॉट चेंज इट्स कलर। जबकि जो टेस्ट ट्यूब बी होती है उसका जो सॉल्यूशन है उसका जो कलर है कोई चेंज नहीं होता। आपने देखा हमने दोनों में ही क्या लिए थे, बॉइल्ड राइस लिए थे, लेकिन एक में सिर्फ बॉइल्ड राइस थे और दूसरी बी वाली जो टेस्ट ट्यूब थी उसमें हमने उसको चबाया था, तो उसमें हमारी सलाइवा मिक्स हो गई थी। कंक्लूजन क्या निकला, इन टेस्ट ट्यूब ए बॉइल्ड राइस इज प्रेजेंट विच इज अ रिच सोर्स ऑफ स्टार्च। ए टेस्ट ट्यूब में क्या थे, बॉइल्ड राइस थे, और बॉइल्ड राइस मतलब राइस में क्या होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है, और आयोडीन सॉल्यूशन स्टार्च के साथ में ब्लू ब्लैक कलर देता है। लेकिन द चूइंग ऑफ राइस मिक्सेस सलाइवा इन बॉइल्ड राइस। लेकिन जब हम चबाते हैं बॉइल्ड राइस को तो उसमें हमारी सलाइवा मिक्स हो जाती है। इट रिजल्ट इन ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर। तो इससे क्या होता है, जो हमारा जो स्टार्च होता है वो शुगर में चेंज हो जाता है, क्योंकि हमारी सलाइवा में एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है, वो क्या करता है, इस स्टार्च को ब्रेक डाउन मतलब तोड़ देता है सिंपल फॉर्म में और उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट ऑर्गन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट अबाउट 7.5 m यानी कि मीटर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, अबाउट 70.5 मीटर तक होता है। इट इज ऑल्सो द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। यही वो जगह होती है जहां पर डाइजेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको मैं इसमें दिखाऊं तो यू कैन सी दिस, ये जो इतना राउंड 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 ये हो रही है, ये क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, ये आपको दिख रही है क्योंकि ऐसे फोल्डेड है, इसलिए हमारे में ये कैसी होती है, 7.5 मीटर तक लंबी होती है। हियर कार्बोहाइड्रेट कंप्लीटली ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज। यहाँ पर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। फैट चेंज हो जाता है फैटी एसिड में, जो कि फैट की क्या है, सिंपल फॉर्म है फैटी एसिड, एंड ग्लिसरोल में, एंड प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड। और प्रोटीन किस में चेंज हो जाता है, अमाइनो एसिड में। प्रोटीन की सिंपल फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, अमाइनो एसिड। 2 ग्लैंड्स लीवर एंड पैनक्रियाज सीक्रेट देयर जूसेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। 2 ग्लैंड्स होती हैं, लीवर आप सभी जानते हो, लीवर के पास में एक छोटा सा होता है, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है ये लीवर के जस्ट यहाँ पास में ही देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको, ये लीवर है ऊपर, लीवर के जस्ट यहीं पे, इसको हम बोलते हैं पैनक्रियाज। ठीक है, ये 2 हमारी ग्लैंड होती हैं। तो लीवर सीक्रेट द बाइल, लीवर बाइल जूस सीक्रेट करता है, जो कहाँ पर स्टोर्ड होता है, विच गेट स्टोर्ड इन द सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड गॉल ब्लैडर, जो कि गॉल ब्लैडर नाम के स्ट्रक्चर में या की ऑर्गन में इकट्ठा होता है। बाइल हेल्प टू डाइजेस्ट फैट। बाइल क्या काम करता है, फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, फैट किस में चेंज हो जाता है, फैटी एसिड में। तो फैट को कौन चेंज करता है, ये बाइल जूस होता है, वो फैट को फैटी एसिड में चेंज कर देता है। पैनक्रियाज सीक्रेट पैनक्रिएटिक जूस दैट ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन। पैनक्रियाज से क्या होता है, पैनक्रिएटिक जूस निकलता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन
हैज मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलीज, ठीक है, जिसको सिंगल को हम बोलते हैं विलस। अगर हम देखें कि अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर साइड में, ठीक है, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन को हम अंदर की साइड से देखें तो उस पे उंगली जैसे उभार दिखाई देते हैं हमें, जिनको हम क्या बोलते हैं, विली कहते हैं। These villi increase the surface area so that maximum absorption of digestion food take place. विली क्या करती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एब्जॉर्ब करने वाला पार्ट होता है उसको बढ़ा देती हैं, जिससे क्या हो जाता है, फूड का ज्यादा से ज्यादा डाइजेशन हो पाता है और एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा हो पाता है। दिस एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड रीच टू द ब्लड। अब हमारे इस एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड यानी कि इसमें से जो न्यूट्रिएंट है जिसको एब्जॉर्ब कर लिया है, अब वो कहाँ पहुंचते हैं, हमारे ब्लड में। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखा रखा है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसका एक छोटा सा पार्ट दिखा रखा है कि अगर हम उसको खोलें तो उसमें आपको ये देखो यहाँ लाइन लाइन दिखाई दे रही है। उसको जब हम पास से देखते हैं तो ऐसी दिखाई देती हैं, और बिल्कुल ही पास से देखें तो ये इतनी बिल्कुल देखो ऐसी बड़ी बड़ी होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, ठीक है। ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है इसका। नेक्स्ट, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। द अनडाइजेस्टेड फूड दैट रिमेन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन पासेज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। क्योंकि अब आपने देखा सारा डाइजेशन किस में कंप्लीट हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद में लास्ट में अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है, वो कहां पर पास हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। हियर सम अमाउंट ऑफ वाटर इज एब्सॉर्ब बाय द वॉल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अनडाइजेस्टेड फूड में जो थोड़ा बहुत अमाउंट रहता है पानी का, वो क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन उसको एब्सॉर्ब कर लेती है। Remaining waste is passed to the rectum and then expelled from the body through the anus. इसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे जो एक छोटा सा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रेक्टम। तो यानी अनडाइजेस्टेड फूड फिर कहाँ पर पास कर दिया जाता है, रेक्टम में, और रेक्टम के बाद में हमारे एनस के थ्रू उसको बाहर निकाल दिया जाता है। द लेंथ ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज 1.5 मीटर। अब आप देखोगे लार्ज इंटेस्टाइन है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 1.5 मीटर। इसकी लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन से भी क्या होती है, छोटी होती है, फिर भी हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो चौड़ाई होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से चौड़ी होती है। इन ह्यूमन बीइंग डाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द सेल इन द एलिमेंट्री कैनाल। हमने अमीबा में पढ़ा था कि अमीबा के अंदर जो डाइजेशन होता है वो एक सेल के अंदर होता है, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे थे, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। लेकिन सेल से हमारी क्या बन रही है, एलिमेंट्री कैनाल्स बन रही हैं। सेल्स आपस में मिलकर के ऑर्गन बना रही है, एलिमेंट्री कैनाल। तो हमारा जो डाइजेशन होता है वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होता है, यानी कि सेल के बाहर की साइड में होता है। तो इस तरह के डाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा मतलब बाहर, ठीक है, यानी कि सेल के बाहर डाइजेशन होता है, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। साइंस बिट में देखिए, मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एंजाइम कॉल्ड सेलुलेज। बहुत सारे एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग ये क्या कर सकते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। सेलुलोज प्लांट सेल में मिलता है, ठीक है, तो हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अंदर सेलुलेज नाम का एंजाइम नहीं होता है। जिन एनिमल्स में सेलुलेज नाम का एंजाइम होता है वही सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं। अब हम पढ़ेंगे डायरिया के बारे में। डायरिया इज वेरी कॉमन इन इंडिया स्पेशली इन चिल्ड्रन, ठीक है। डायरिया इंडिया में बहुत कॉमन है बच्चों के अंदर। इसमें क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है फूड पॉइजनिंग या फिर इंडाइजेशन के कारण, ठीक है। डायरिया में क्या होता है, वाटरी स्टूल, आपको भी पता है लूज मोशन लग जाते हैं। अगर सीवियर कंडीशन हो जाती है तो उसमें हमारी बॉडी, आपको पता है, बिल्कुल थकी हुई सी हो जाती है। हमारी बॉडी में से एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। एट दिस टाइम पेशेंट नीड इमीडिएट ट्रीटमेंट एंड शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर। जब हमारी बॉडी में से बहुत सारा वाटर और सॉल्ट बाहर निकल जाता है, इस टाइम पे हमें क्या देना चाहिए पेशेंट को, बहुत सारे पानी की, मतलब बहुत सारा पानी और उबला हुआ पानी देना चाहिए, उबाल के ठंडा किया हुआ, ठीक है, जिसमें क्या डाला हो,
विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, जिसमें एक थोड़ा सा नमक हो, एक पिंच, और थोड़ी चीनी डाली हुई हो। ठीक है, इन दोनों को उसमें घोल देते हैं पानी में। दिस इज कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसको हम ORS यानी कि ओरल, मुंह से दिया जाने वाला रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बोलते हैं। रिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी को पूरा करने वाला सॉल्यूशन। एंड द प्रोसेस ऑफ द ट्रीटमेंट इज कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। और ये जो हम दे रहे हैं पानी, इस थेरेपी को या इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी बोलते हैं।